नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं UPSSC PET का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। और आज के इस सेशन में हम लोग पर्वत, दर्रा एवं झील तथा भारत की जलवायु से अभी तक जितने भी प्रश्न बने हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको याद रखना है, सभी चीज़ों को हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेशन डेली रात में 8 बजे हुआ करता था लाइव, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी समस्याएं रखी कि सर 8 बजे का जो टाइमिंग है वो सही नहीं है। कई सारे बच्चों का खाना बनाने या खाने का टाइम होता है, और या फिर किसी कारण से बच्चे नहीं 8 बजे कर पा रहे थे, तो उनकी इस विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को हमने लेट कर दिया है। अब ये जो सेशन है दोस्तों, ये रात में 8 बजे ना हो करके बल्कि रात को 10:30 बजे हुआ करेगा, क्योंकि 10:30 बजे तक आप सभी लोग खाना वाना खा करके एकदम रेडी हो जाते हो, फ्री हो जाते हो पूरी तरीके से। तो ये सोने के पहले ये सेशन रहेगा और इसको देखना है, बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि UPSSC PET की जो 20 अगस्त को परीक्षा होने वाली है, जितना मैं इसमें बता दूंगा इसके बाहर और कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठना और एक एक पॉइंट को, एक एक फैक्ट को नोट करते हुए चलना, ठीक है ना। और साथ ही साथ वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो लगे कि काम की थी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। बहुत सारे बच्चों ने हमें यह भी कहा कि हमको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो बच्चा, आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद जब बेल आइकन है, बेल आइकन पे कई बार बहुत सारे फोन में पूछता है कि तमाम ऑप्शन आ जाता है, बेल आइकन पे प्रेस करते हैं तो तमाम ऑप्शन में ऑल का एक ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ऑल पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे, और आज के इस सेशन को हम लोग थोड़ा फास्ट तरीके से कवर करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं जा पा रही थी। थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने आपको बताया था। तबीयत ना ठीक होने की वजह से 2 दिनों से वीडियो नहीं जा रही थी, लेकिन अब क्या है, 2 दिनों का जो गैप हुआ है, इस गैप को हम लोग पूरा करेंगे स्पीड में। जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने को आप लोगों को 10 सेकंड देता था, आज टाइमिंग को घटा रहा हूं। अब मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड दूंगा। 5 सेकंड के अंदर अंदर हर बच्चे को आंसर करना है, ठीक है ना। और पूरा एंड तक बने रहना, बहुत कुछ आज जान करके जाओगे। आप जब इस वीडियो खत्म हो रही होगी ना, तो आप कहोगे वाह सर, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। आपको ये फील होगा अंदर से कि आपने आज बहुत सारी चीजें आपने सीखी है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, झीलों के अध्ययन को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी या हाइड्रोलॉजी। क्या होगा सही आंसर, जल्दी बताइए। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा सभी लोग आंसर इसका। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिम्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए लिम्नोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो लिम्नोलॉजी है इसको हम लोग सरोविज्ञान भी बोला करते हैं, और इस सरोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग झीलों की, तालाबों के बारे में, नदियों के बारे में, और जितने भी आर्द्र भूमि है इन सभी का अध्ययन किया करते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना कि निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाएं। विषम पद का पता लगाना है। 4 ऑप्शन है, डेल्टा है, बोल्सोन है, चाप झील है या विसर्पण है। क्या होगा इसका सही आंसर। इन जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा विषम है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। डेल्टा है, बाल्सोन है, चाप झील है या विसर्पण है। क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर करिए, टाइमिंग कम है, 5 सेकंड का ही टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बाल्सोन। इसमें जो बाल्सोन है दोस्तों, ये विषम है। कैसे विषम है आपको समझा रहा हूं। इसमें से जो डेल्टा है, ये चाप झील है, और जो विसर्पण है, ये तीनों ही दोस्तों मैदानी भागों से संबंधित है। लेकिन जो बाल्सोन है दोस्तों, ये बाल्सोन मरुस्थलीय क्षेत्र से इसका संबंध है, ठीक है ना। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी विषम हो जाता है यहां पे। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन है, चिल्का झील को, डल झील को, नागिन झील को और सुंदरबन नेशनल पार्क को। क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। जल्दी बताइए सभी लोग इसका आंसर, जल्दी से।
बिल्कुल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा? सुंदरबन नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कॉपी पेन लेकर के आओ जल्दी से, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको नोट करना शुरू करना। ये जो सुंदरबन नेशनल पार्क है दोस्तों, ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1987 के में शामिल किया गया था, ठीक है ना, 1987 में शामिल किया गया था। अच्छा, इसके 2 साल पहले आ जाओ, 1985 में। 2 साल पहले आ जाओ 1985 में। तो दोस्तों 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क को, काजीरंगा नेशनल पार्क को, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। कब? 1985 में, ठीक है ना। उसके बाद अब आप आ जाओ 1988 में। 1988 पे आ जाओ। तो दोस्तों जो नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस है नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो इसको वर्ष 1988 में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये तीनों वर्षों का ही आप डेटा नोट कर लेना, ठीक है ना। तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब कौन सा पूछ ले कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में विश्व धरोहर की जो सूची है, इस सूची में भारत के कुल 7 प्राकृतिक स्थल है और 29 जो है सांस्कृतिक स्थल है और एक जो है दोस्तों मिश्रित स्थल है, ठीक है ना। 7 प्राकृतिक स्थल, 29 सांस्कृतिक स्थल और एक मिश्रित स्थल है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रख लेना, सारे पॉइंट से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे बताया कि जहां से भी नया क्वेश्चन बन सकता है उस सभी चीज़ों को मैं आपको कराने वाला हूं। इतना बेहतरीन ढंग से वीडियो बनाने के लिए वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। और शेयर नहीं किया तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करो, इस सेशन को शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, ठीक है ना। बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, यहां पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीज़ें कराई जाती हैं। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी में नोट जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोजिला दर्रा जोड़ता है, क्या 4 ऑप्शन दिया गया? श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कलिम्पांग और लहासा को। क्या होगा इसका राइट आंसर? जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जल्दी बताइए सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में भी आया था, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है अभी आपका एनटीपीसी की परीक्षा में ही पूछा गया था, शायद 4 या 5 शिफ्ट में पूछा गया था, जोजिला दर्रा। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह को। बिल्कुल दोस्तों, ये जो जोजिला दर्रा है ये आपके श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। और एनटीपीसी में क्या पूछा गया था? एनटीपीसी में पूछा गया था कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है। तो दोस्तों जोजिला दर्रा जो है ये जेएनके में है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है, ठीक है ना, इसको याद रख लेना। हालांकि अब जेएनके को हम राज्य नहीं बोलेंगे, ये तो यूटी हो चुकी है, यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो चुका है, तो अब कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है ना, राज्य कहना उचित नहीं होगा अब। तो जोजिला दर्रा कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में है और किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ा करता है। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। तो अब बढ़ते आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? 4 ऑप्शन है, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में, रंजोती और नाग टिब्बा के बीच में, लेसेर हिमालय और शिवालिक के बीच में, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। कहां पे स्थित है जल्दी बताइए? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? जल्दी बताना सभी लोग आंसर, जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में ये आपकी कुल्लू घाटी स्थित है। अरे कुल्लू घाटी के बारे में एक चीज़ जानो कि एग्जाम में एक बार पूछा गया, एक नहीं शायद 3 बार पूछा गया, हाँ 3 बार पूछा गया है। 3 बार ये पूछा गया था कि बताओ पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा किसे दी जाती है? पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा किसे दी जाती है? तो कुल्लू घाटी को ही दी जाती है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि कुल्लू घाटी को हम लोग पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दिया करते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों ये धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो कुल्लू घाटी है आपका, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के सहारे पे बसा हुआ है, ठीक है ना, ब्यास नदी के सहारे पे विस्तृत है पूरा। ये भी पॉइंट याद रख लेना, तो तीनों पॉइंट को आप ध्यान से याद रख लेना। कुल्लू घाटी देवताओं की घाटी है और कहाँ पे है? तो धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में है, ठीक है ना। और किस जगह पे है? तो ये कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के सहारे पे विस्तृत है, ठीक है। तो ये तीनों चारों पॉइंट को याद रख लेना। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, जल्दी बताना, शिवकीला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, नाथुला दर्रा है या जिलेपला दर्रा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए सभी लोगों, सभी लोग इसका आंसर करिए।
हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? शिपकीला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, नाथुला दर्रा है या जेलेपला दर्रा है? कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिपकीला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो शिपकीला दर्रा है, ठीक है ना, याद रखना। हिमाचल प्रदेश में स्थित जो शिपकीला दर्रा है ये एक बहुत ही प्रमुख पर्वतीय दर्रा है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, भारत चीन की सीमा पर स्थित है। ये शिपकीला दर्रा जो है ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। और दोस्तों भारत में सतलज नदी जो है वो इसी दर्रे से ही भारत में प्रवेश किया करती है, याद रखना। सतलज नदी इसी शिपकीला दर्रा से ही भारत के अंदर प्रवेश किया करती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना कहीं पे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र और गुजरात को, केरल और तमिलनाडु को, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। किसको जोड़ता है? जल्दी से बताइए सभी लोग इसका आंसर। पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र और गुजरात को, केरल और तमिलनाडु को, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग इसका आंसर करिए फटाफट से, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरला और तमिलनाडु। जी हां दोस्तों, पाल घाट केरला और तमिलनाडु को जोड़ने वाला एक बहुत ही प्रमुख दर्रा है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा पूछा गया यहाँ पे, किस पर्वतीय भाग में स्थित है? राज्य भी नहीं पूछा गया, ठीक है ना, याद रखना। क्वेश्चन कैसे घुमाया गया, राज्य वगैरह नहीं पूछा गया पर्वत के किस भाग में है। तो पश्चिमी घाट में है, पूर्वी घाट में है, विंध्याचल घाट में है या अरावली घाट में है? ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा सभी लोग। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में है? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल घाट में या अरावली घाट में? व्हाट इज द राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरावली। जी हाँ दोस्तों, पिपली घाट दर्रा जो है दोस्तों वो अरावली के पर्वतीय भाग में स्थित है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। यहां पे दिया गया सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, ठीक है ना, और नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर दीजिए। एक तरफ यहां पे झील दिया हुआ है, एक तरफ यहां पे राज्य दिया हुआ है, और इधर अगली स्लाइड में आपको यहां पे कूट, सही कूट आपको मिलान करना है, ठीक है ना। चलिए अब देखना शुरू करते हैं सभी चीज़ों को। पुलिकट झील है, चिल्का झील है, वूलर झील है, सांभर झील है। इधर उड़ीसा है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, कश्मीर है। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए इसको जोड़ना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग इसको 1 बाय 1 करके हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं। पहले बात करें पुलिकट झील की, तो पुलिकट झील कहाँ पे है? तो पुलिकट झील तमिलनाडु में है, यानी कि ए, ठीक है ना, तीसरे का ए हो जाएगा। फिर चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील जानते हैं आप, उड़ीसा में है, ठीक है ना। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है, यानी कि पहले का बी। फिर तीसरा है हमारा वूलर झील, तो वूलर झील कहाँ पे है? तो वूलर झील आपको जानते हैं कश्मीर में है, तो इसका मतलब कि चौथे का सी। अब बचा क्या हमारा? सांभर झील, तो सांभर झील जान ही गए, अकेला बचा तो दूसरे का डी, ठीक है ना। तो इसका सही मिलान क्या बना है? BDAC। क्या बना है? BDAC। तो आइए देखते हैं कहाँ पे दिया है BDAC। BDAC नहीं दिया है, चलिए या फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे BDAC, यानी कि क्या बनेगा आपका 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो देखिए 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये कूट करने वाला मैंने जबरदस्ती इसको इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे आपको मैं आप ये सिखाना चाहता हूँ कि कौन सी झील किस राज्य में है, ये आप लोगों को तैयार हो जाए। और ये जो 4 झीलें दोस्तों ये बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसी वजह से मैंने इसको डाला है। तो मैं फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। वूलर झील कहाँ है? कश्मीर में है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है ना। सारे पॉइंट को याद कर लेना। अब चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? किस हिमालयी चोटी को हम लोग सागर माथा भी कहते हैं? 4 ऑप्शन है, नंगा पर्वत को, धौलागिरी को, माउंट एवरेस्ट को या कंचनजंगा को। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? हिमालयी चोटी को सागर माथा कहते हैं, किस हिमालयी चोटी को कहते हैं? नंगा पर्वत को, धौलागिरी को, माउंट एवरेस्ट को या फिर कंचनजंगा को? क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट।
ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट का राइट आंसर हो जाएगा। जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, ठीक है ना, इसी माउंट एवरेस्ट की चोटी को हम लोग नेपाल में, कहाँ पे, नेपाल के अंदर हम लोग इसको सागर माथा के नाम से जाना करते हैं। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम याद रख लेना कि सागर माथा है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट के नाम से नहीं बल्कि सागर माथा के नाम से हम लोग जाना करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और इस माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी टोटल ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और विश्व की ये जो चोटी है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, अगर पूछ ले आप लोगों से कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। माउंट केटू, इसको हम लोग माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना सारी चीज़ों को। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा है, अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा है, या माउंट एवरेस्ट है? क्या होगा राइट आंसर इसका? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, ठीक है ना, पूर्वी चोटी पूछा गया है। पूर्वी का मतलब ईस्टर्न, EASTERN, ईस्टर्न पूछा गया है। ठीक है ना, ये इस तरीके से मैप आप बना लो, ईस्ट वेस्ट, ये माफ कीजिएगा, वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ है, नॉर्थ और साउथ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? बिल्कुल, हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है दोस्तों, वो नमचा बरवा ही है। क्या है? नमचा बरवा है। जी हाँ दोस्तों, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा है। अच्छा, ये नमचा बरवा है कहाँ पे? तो नमचा बरवा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। याद रखना, ये जो नमचा बरवा है, ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? इसकी टोटल ऊंचाई है 7,756 मीटर। कितनी है इसकी टोटल ऊंचाई? 7,756 मीटर की इसकी टोटल ऊंचाई है नमचा बरवा की। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी भी यही है, और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट को याद रख लेना। कहीं कॉपी पेन लियो या नहीं लियो, नोट करते हुए चलो बच्चा। ठीक है ना, आप इस चीज़ को नोट करते हुए चलोगे तो पेपर के 1-2 दिन पहले बस आपको कॉपी पलट के एक नज़र आपको देखना होगा, चीज़ें आपकी तैयार हो जाएगी। और सोचो कि अगर केवल मैं अभी वर्बली आप पढ़ लो, नोट ना करो, तो जो बेटा जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, तो आपको आंसर देके कन्फ्यूजन हो जाएगी। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, जब आप इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखने का समय तो आपके पास रहेगा नहीं, क्योंकि टाइम कम रह चुका है। जो वीडियो आप अभी देख रहे हो बस वही देख पाओगे, बाद में आप पूरी नहीं देख पाओगे। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए कह रहा हूं इसको पूरा नोट करते हुए चलो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते जा रहा हूं, इसको नोट करते चलोगे तो कॉपी पलट करके पढ़ना इजी हो जाएगा। आप 1.5 घंटे के वीडियो देखने से अच्छा है कि कॉपी से पढ़ने में 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में आप उसको 10 बार पढ़ डालो। आप 1 घंटे में समझो कि जो एक वीडियो आप पूरा देखोगे 1 घंटे में 6 बार आप पढ़ डालोगे, तो क्या होगा, एग्जामिनेशन में बैठोगे तो ऑप्शन देके कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आप ये ऑप्शन देखते ही कंफ्यूज हो जाओगे बेटा सही आंसर कौन सा है, और इसी कंफ्यूजन में आप गलत मार के चले जाओगे। बाद में कहोगे सर हमने गलती कर दी, हमने पढ़ा था। बेटा आपने पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं किया है। तो मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करो ना, सिंसियर होकर के। पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, पूरी ईमानदारी के साथ मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूं बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से। ठीक है ना, और हर उस पॉइंट को उठा रहा हूं जो पॉइंट से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है ना, रात रात भर मैं जगता हूं, रात रात भर जग करके मैं ये ढूंढता हूं कि मैं ऐसे क्या ऑप्शंस रखूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट डालूं कि आप इसमें बेहतरीन से बेहतरीन, आपसे कम से कम में आप बेहतरीन अंक हासिल कर लो, कम मेहनत में आप बेहतरीन कर जाओ। रात भर मैं करता हूं मेहनत, तुम थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूं, थोड़ी आप भी कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दो। ठीक है ना, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन है। 4 ऑप्शन है, दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप आविष्कारक है, या भूवैज्ञानिक है। क्या है गॉडविन ऑस्टिन? मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था थोड़ा देर पहले, इसको हम लोग केटू के नाम से भी जानते हैं। भारत का क्या है? सबसे ऊंचा शिखर है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, जिसको हम लोग माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है गॉडविन ऑस्टिन की? किसकी ऊंचाई है? 8,611 मीटर की। कितनी है? 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पूछ ले अगर कि ये जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू या गॉडविन ऑस्टिन, तो ये कहां पे स्थित है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। याद रखना, माउंट गॉडविन ऑस्टिन आपके जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। और दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना, माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि माउंट एवरेस्ट को हम लोग नेपाल में किस नाम से जानते हैं?
सागरमाथा के नाम से। भूलना मत एक एक पॉइंट, ठीक है ना बच्चा, मैं हर एक चीज़ आपको रटाने वाला हूँ, बस नोट करते हुए चलना। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी किसकी है? चार ऑप्शन है, कामेट, नंदाकोट, नंदा देवी या केटू गॉडविन ऑस्टिन। क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट है, नंदा देवी है, या फिर नंदकोट है, या केटू है। अब इसको मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर जाएंगे। इसका राइट आंसर है जो है वो क्या है? केटू है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है। इसमें मुझे कुछ समझाने बताने ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? चार ऑप्शन है, अरावली पर्वत, कुनलुन पर्वत, काराकोरम पर्वत या हिंदुकुश पर्वत। ठीक है ना, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली नहीं है, या काराकोरम नहीं है, या फिर कुनलुन या नहीं है, या फिर हिंदुकुश नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए सभी लोग, सोचने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है ना, ये जो अरावली पर्वत है ये हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। ठीक है ना, इसके अलावा बाकी आपका कुनलुन है, काराकोरम है और हिंदुकुश, ये तीनों ही हिमालयी श्रृंखला का एक अंग है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सतपुड़ा है, नीलगिरी है, हिमालय है या अरावली है? क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। सतपुड़ा है, नीलगिरी है, हिमालय है या अरावली है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, और इस अरावली का विस्तार कहाँ से हुआ है? तो अरावली के पर्वत का जो विस्तार है ये आपके गुजरात से लेकर के, कहाँ से? गुजरात से लेकर के दिल्ली तक इसका पूरा विस्तार है, याद रखना, गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। और दोस्तों ये जो अरावली पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे अगर आप लोगों से, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर है। तो ये तीनों पॉइंट को याद रखना। ठीक है ना, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। ठीक है ना, कहां से कहां तक विस्तार है? गुजरात से दिल्ली तक इसकी। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। ठीक है ना, एक एक पॉइंट को प्रॉपर ढंग से याद रखना। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। हिमालय है, रॉकी है, अरावली पर्वत है या एंडीज पर्वत है? क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? जल्दी बताइएगा। मोड़दार पर्वत बोला गया है, ठीक है ना, इसको हम लोग फोल्ड माउंटेन भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन भी बोला करते हैं। जल्दी बताइएगा। हिमालय नहीं है, रॉकीज नहीं है, या फिर अरावली नहीं है, एंडीज नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल दोस्तों, जो अरावली पर्वत है दोस्तों ये एक अवशिष्ट पर्वत है। इंग्लिश में इसको रेसिडुअल माउंटेन भी बोला करते हैं। ठीक है ना, तो अरावली जो है ये रेसिडुअल माउंटेन यानी अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। लेकिन बाकी का जो तीन ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तीन ऑप्शन कौन से? हिमालय, रॉकीज और उसके बाद एंडीज। ठीक है ना, हिमालय, रॉकीज और एंडीज, ये तीन के तीनों ही पर्वत श्रृंखलाएं दोस्तों आपके एक मोड़दार पर्वत के उदाहरण है, यानी फोल्ड माउंटेन के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओ माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारा, निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? अच्छा, इसके लिए कॉपी पेन जरूर तैयार रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन दिया गया है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या तिब्बत। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताएंगे सभी लोग। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या तिब्बत, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक। जी हाँ दोस्तों, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से हम लोग जाना करते हैं। ठीक है ना,
याद रखना इस चीज़ को। और ये जो दोस्तों लघु हिमालय और जो शिवालिक है, इसके बीच में जो स्थित लंबवत घाटी है, इस लंबवत घाटी को हम लोग दून के नाम से जानते हैं और द्वार के नाम से भी जाना करते हैं। दून के नाम से और द्वार के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है ना। इस दून और द्वार पे जो बसे हुए शहर हैं उसमें से कौन सा है, तो दून से बना है आपका देहरादून और द्वार से बना है दोस्तों आपका हरिद्वार, ठीक है ना। तो ये देहरादून और हरिद्वार जो है वो इसी लंबवत घाटी पे बसे हुए हैं, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में। चलिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बृहदत्तर हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री है, सह्याद्री है, असम हिमालय है, शिवालिक है। जल्दी बताएंगे सभी लोग इसका सही आंसर क्या होगा। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? सभी लोग जवाब करिए इसका, सभी लोग इसका जवाब करेंगे। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाद्री। जी हाँ दोस्तों, ये जो ग्रेटर हिमालय है या बृहदत्तर हिमालय है, इसका दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली घाटियों, माफ कीजिएगा, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किसके नाम से भी जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से, नेपाल हिमालय के नाम से, कुमाऊं हिमालय के नाम से या आसाम हिमालय के नाम से? जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका आंसर। सतलज तथा काली नदियों के बीच जो स्थित हिमालय है, ठीक है ना, उसके भाग को किस नाम से हम लोग जाना करते हैं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है कुमाऊं हिमालय राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, सतलज और काली नदियों के बीच जो स्थित हिमालय है उसके भाग को हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना। और ये जो कुमाऊं हिमालय दोस्तों, ये कहाँ पे फैला हुआ है? तो उत्तराखंड क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो कुमाऊं हिमालय है, यहाँ पे नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये सब दोस्तों इन क्षेत्रों का प्रमुख शिखर है, ठीक है ना। मतलब ये जो कुमाऊं हिमालय के प्रमुख शिखरों के नाम है, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। बाकी आपको याद क्या रखना है? तो याद बस इतना रखना है कि सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालयी भाग को हम लोग कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। और कहाँ पे कुमाऊं हिमालय? तो उत्तराखंड क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है ना। बाकी इसकी चोटियों से या इसके शिखर से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके पीटी के परीक्षा में। चलिए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागतीबा और महाभारत पर्वत मालाएं किसमें शामिल हैं? नागतीबा और महाभारत पर्वत मालाएं किसमें शामिल है? पार हिमालय पे, उच्च हिमालय पे, निम्न हिमालय पे या अधो हिमालय पे? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इस क्वेश्चन का वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, निम्न हिमालय इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं जो है ये निम्न हिमालय में शामिल हुआ करते हैं, ठीक है ना। निम्न हिमालय में नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं निम्न हिमालय में है। और इसकी जो एवरेज ऊंचाई है, एवरेज हाइट है, वो कितनी है? तो इसकी एवरेज हाइट जो है दोस्तों वो 12,000 से लेकर के 15,000 फीट की है एवरेज ऊंचाई इसकी, ठीक है ना। यानी अगर मैं मीटर में बात करूं तो मीटर में 3700 से लेकर के लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पे ये है मीटर में, और ये फिट में, ठीक है ना। ये याद रख लेना। तो ये जो निम्न हिमालय इसकी जो टोटल ऊंचाई बन जाती है ये 12,000 से लेकर 15,000 फुट के बीच में पड़ा करती है, ठीक है ना। तो इतना सा चीज़ याद रखना, बस ये दो चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? चार ऑप्शन है, पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, शिवालिक पहाड़िया को या विंध्य पर्वत को? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है?
जल्दी से बताएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को ही कहा जाता है। बिल्कुल पश्चिमी घाट को ही हम लोग सह्याद्री पर्वतमाला बोला करते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्षिणी पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, लद्दाख पठार है, या बघेलखंड पठार है? जल्दी बताएंगे सभी लोग इसका आंसर, जल्दी बताइए सभी लोग इसका आंसर। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये, स्टैटिक का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख पठार है, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो लद्दाख पठार है, ये अगर हम लोग देखें तो ये मूलतः जो है तिब्बत पठार का एक भाग है। जो लद्दाख पठार है ये तिब्बत पठार का ही एक भाग है, और तिब्बत पठार के जो पश्चिमोत्तरी भाग है, इस पश्चिमोत्तरी भाग में 5000 मीटर की ऊंचाई वाला एक इलाका है। उस इलाके को हम लोग बोलते हैं चांगतंग इलाका, ठीक है ना, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र तक पूरा फैला हुआ है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख पठार है, ठीक है ना। और सिर्फ इतनी सी ही बात आपको याद रखनी है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख पठार है, बात खत्म। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तो इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल यानी गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? घाटी कहते हैं, राजमार्ग कहते हैं, दर्रा कहते हैं, या पर्वतीय भूभाग कहते हैं? क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताइएगा। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल यानी गैप को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा, दर्रा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर्वतीय मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत को हम लोग दर्रा बोला करते हैं। मतलब जो किसी एक अंतराल में, किसी गैप में जो मार्ग उपलब्ध कराते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्रा बोला करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी, या नीलगिरी? क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए सभी लोग। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं पे इसको नोट जरूर कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, और पेपर में कंफर्म है ये बनने वाला है। जल्दी बताइएगा इसको, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी क्या है? मैं इसीलिए टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, ताकि जल्दी से आप सोचो, जल्दी से आप सोचो इस ऑप्शन में से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनाईमुडी। जी हाँ दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय भारत है यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है दोस्तों, ठीक है ना, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं दक्षिण भारत की जो उच्चतम पर्वत चोटी है, इसको हम लोग अनाईमुडी बोला करते हैं, ठीक है ना। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। ये तो ये जान ही गया क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी तो अनाईमुडी। अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन फंसाने के लिए आप लोगों से ये पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की उच्चतम पर्वत चोटी का नाम बताइए, तो दक्षिण भारत की उच्चतम पर्वत चोटी का नाम है अनाईमुडी, ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन याद रखना। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 2695 मीटर, ठीक है ना, 2695 मीटर है। और ये दोस्तों नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है, ठीक है ना। और दोस्तों डोडा बेट्टा जो है ये ऐसी दूसरी पर्वत, ये जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो डोडा बेट्टा, तो दोस्तों ये डोडा बेट्टा जो है ये ऐसी दूसरी ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695, माफ कीजिएगा 2637 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है ना। और दोस्तों ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है ना, याद रखना इस बात को, इस चीज को आप याद रख लेना कायदे से। तो ये क्वेश्चन दोनों ही तरीके से पूछ लेगा, ठीक है ना। एक प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम चोटी, या पूछेगा दक्षिण भारत की उच्चतम पर्वत चोटी, तो दोनों ही अनाईमुडी है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत, या नंदा देवी? क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए,
जल्दी बताइए सभी लोग, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामेत है, कुनलुन है, नंगा पर्वत है या नंदा देवी है? अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके डाला है, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। कॉपी पेन ले लो, जो बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको नोट कर लेना। कॉपी पेन ले लो जल्दी से। पूछा जा रहा है ना भाई कि निम्नलिखित में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो कॉपी पेन उठाओ जल्दी से। मैं यहाँ लीपना शुरू करो, मैं छपाना शुरू कर रहा हूँ, आप लोग लीपना शुरू करो। तो शुरू करें सारे ऑप्शंस को साथ खेलना। तो ये जो कामेत पर्वत है दोस्तों, कामेत पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो कामेत पर्वत की ऊंचाई है 7756 मीटर। याद रखना 7756 मीटर है कामेत पर्वत की ऊंचाई, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, अब हम लोग ऑप्शन बी पे हैं, कुनलुन पे। तो कुनलुन की ऊंचाई कितनी है? तो कुनलुन की ऊंचाई है दोस्तों 7167, यानी 7167 जो है इसकी ऊंचाई है मीटर में। याद रखना, सब मीटर में ऊंचाई लिखवा रहा हूँ, सारी ऊंचाई मीटर में बता रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखो, नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है? तो 8126 मीटर है, 8126 मीटर। और नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई देखें तो नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों 7817 मीटर, 7817 मीटर की ऊंचाई है। और पूछा क्या गया है कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे जो नंगा पर्वत है इसकी सबसे ऊंचाई सबसे ज्यादा है, कितनी है? 8126 मीटर की है। तो यानी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों ही पर्वतीय श्रृंखलाओं की क्या करना, ऊंचाई जरूर नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है ना, सारी चारों की ही ऊंचाई नोट कर लेना। इसीलिए मैं क्वेश्चन डाला हूं ताकि आप एक साथ कई चीजें आप सीख जाओ। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ा जाए, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकान योमा, सुलेमान, सॉल्ट रेंज या पीर पंजाल? चार ऑप्शन दिया गया, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? जल्दी बताएंगे सभी लोग, जल्दी से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब करिएगा। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकान योमा है, सुलेमान है, सॉल्ट रेंज है या पीर पंजाल है? क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो पीर पंजाल है दोस्तों, ये भारत में स्थित है, ठीक है ना। उसके अलावा ये तीनों ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही दोस्तों भारत में नहीं है। चलिए मैं एक बार बता दे रहा हूं, जो अराकान योमा है दोस्तों, अराकान योमा कहां पे है? तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, नोट कर लो कहीं पे। तो अराकान योमा दोस्तों आपका म्यांमार में है। कहां पे है? म्यांमार में है, ठीक है ना। अराकान योमा म्यांमार में है। अच्छा, सुलेमान की बात करूं तो सुलेमान रेंज कहां पे है? तो सुलेमान रेंज दोस्तों आपके पाकिस्तान में है, ठीक है ना। और सॉल्ट रेंज कहाँ है? तो सॉल्ट रेंज भी आपकी पाकिस्तान में है। तो याद रख लेना, अराकान योमा म्यांमार में है, ठीक है ना। अराकान योमा, योमा से म्यांमार, याद कर लेना, ठीक है ना। सॉल्ट रेंज और सुलेमान, ठीक है ना। सुलेमान भाई कहते नहीं, सुलेमान भाई। तो दोस्तों सुलेमान क्या है? एक मुस्लिम नेम है और पाकिस्तान में मुस्लिम आबादियाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम कह देंगे ये पाक जगह का नाम है, पाक जगह का नाम है, तो पाक जगह से बन जाएगा पाकिस्तान, ठीक है ना। तो सॉल्ट रेंज और सुलेमान ये दोनों पाकिस्तान में है, अराकान योमा म्यांमार में है और पीर पंजाल कहाँ है? अपने प्यारे भारत में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को हम लोग सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी पर्वत को, नीलगिरी पर्वत को, महेंद्रगिरी पर्वत को या कार्डमम पर्वत को? जल्दी सभी लोग इसका आंसर करेंगे। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी हम लोग कहा करते हैं? पंचमढ़ी को, नीलगिरी को, महेंद्रगिरी को या कार्डमम हिल्स को? जल्दी बताएंगे सभी लोग, फटाफट से, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी। जी हाँ दोस्तों, पंचमढ़ी को ही हम लोग सतपुड़ा की रानी बोला करते हैं, ठीक है ना। दोस्तों मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच में स्थित होने और इसके सुंदर स्थलों के कारण ही इसको सतपुड़ा की रानी कहा करते हैं। पॉइंट याद रखना, क्यों कहते हैं सतपुड़ा की रानी, फिर से बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और इसके सुंदर स्थलों के कारण ही से हम लोग सतपुड़ा की रानी कहा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेकिन बहुत आपको नहीं जानना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना जानना है कि सतपुड़ा की रानी किसको बोलते हैं? पंचमढ़ी को बोलते हैं, ठीक है ना। बस इतनी चीज कॉपी अपने नोट कर लो।
चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसके लिए तो ट्रिपल स्टार बना लेना, ट्रिपल स्टार बना लेना। बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, मणिपुर में है, मेघालय में है या हिमाचल प्रदेश में है? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, फटाफट सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, फटाफट सभी लोग इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। और दोस्तों इसी पे ही जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील कहां पे स्थित है? क्या होगा इसका सही आंसर? तमिलनाडु में है, केरला में है, महाराष्ट्र में है या गुजरात में है? जल्दी बताइएगा, लोनार झील कहां स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए। लोनार झील कहां स्थित है? बिल्कुल, लोनार झील आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पे? महाराष्ट्र में स्थित है। जी हां दोस्तों, लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है, ठीक है ना। और ये जो झील है लोनार झील, ये खारे पानी की झील है, ठीक है ना। तो याद रखना, खारे पानी की झील है। अच्छा, एग्जाम में आप लोगों से इस तरीके पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो महाराष्ट्र के खारे पानी की झील का नाम लोनार झील है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, ठीक है ना। और ये एक खारे पानी की झील है, तो याद रख लेना इस चीज को। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जल्दी से बताइए सभी लोग। वूलर झील है, गोविंद सागर है, राणा प्रताप सागर है या बैकाल है? जल्दी बताइएगा सभी लोग, जल्दी बताएंगे सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जल्दी बताइए सभी लोग इसका आंसर, फटाफट से जवाब दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद सागर। जी हां दोस्तों, गोविंद सागर मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो कृत्रिम झील है, यानी ये जो आर्टिफिशियल झील है, इसका निर्माण भाखड़ा नागल बांध के कारण हुआ है। किसकी वजह से? भाखड़ा नागल बांध के कारण हुआ है, तो याद रख लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है, कहां पे स्थित है? पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में या हिमालय पर्वतमाला में? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए सभी लोग, फटाफट सभी लोग इसका जवाब देंगे। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं, कहां स्थित हैं? जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहां स्थित है? जल्दी बताएं सभी लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वांचल पर्वत श्रेणियों में है। बिल्कुल, नागा, खासी और गारो पहाड़ियां दोस्तों ये आपके पूर्वांचल पर्वतमाला में है। जहां दोस्तों पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत गारो, खासी और उसके अलावा जयंतिया, पटकाई और लुसाई पहाड़ियां आया करती हैं, ठीक है ना। नागा, खासी, गारो पहाड़ियां तो जान ही गए हो। इसके अलावा थोड़ा सा जान लो जयंतिया, माफ कीजिएगा, जयंतिया, या पे ऊपर अन की मात्रा है और तिया है, जयंतिया, इसको भी नोट कर लो। और जयंतिया के अलावा दोस्तों तुम लोग क्या नोट कर लो? पटकाई भी नोट कर लो, पटकाई भी नोट कर लो, ठीक है ना। और चाहो तो लुसाई भी नोट कर लो। लुसाई हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी करा दे रहा हूँ जब इतना करा दिया है मैंने। तो जयंतिया, पटकाई और लुसाई तीनों नोट कर लें, मतलब कि नागा, खासी, गारो, जयंतिया, पटकाई और लुसाई, ठीक है ना। ये तीन, ये पूरी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है ना, ये पूरी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है ना। ये सारी सारी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? चार ऑप्शन है, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या महानदी? क्या होगा राइट आंसर? शिव समुद्रम जलप्रपात, जलप्रपात मतलब कि वाटरफॉल, किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? जल्दी बताएंगे सभी लोग इसका आंसर, जल्दी सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। जी हाँ दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है का ये शिव समुद्रम जलप्रपात, तो ये दोस्तों कर्नाटका के मांड्या जिले में है। कहाँ पे? कर्नाटका के मांड्या जिले में शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो दोनों ही पॉइंट याद कर लें, किस नदी के मार्ग में है? कावेरी नदी के मार्ग में है। और कहाँ पे है? तो कर्नाटक के मांड्या जिले में है। ओके, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलतोड़ा हिमनद स्थित है। बलतोड़ा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में, पामीर पठार में, शिवालिक में या अल्पस में? ठीक है ना, अल्पस में, पामीर कनॉट में है या माउंट एल्प्स में है, या काराकोरम पर्वतमाला में है, या शिवालिक में है? कहाँ पे है बलतोड़ा हिमनद? हिमनद बता दूं ग्लेशियर को बोलते हैं, ठीक है ना। हिमनद जो है वो ग्लेशियर को हम लोग बोला करते हैं। चलिए बताइए हमें, बलतोड़ा हिमनद कहाँ पे है? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये बलतोड़ा हिमनद आपके काराकोरम पर्वतमाला में है। बलतोड़ा हिमनद जो है दोस्तों वो आपके काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। दोस्तों इस पर्वतमाला पे यानी काराकोरम पर्वतमाला पे और भी अन्य हिमनद स्थित हैं। कौन कौन से हैं? बियाफो है, ठीक है ना, बियाफो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, और हिस्पार ग्लेशियर भी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो काराकोरम में ये चारों ग्लेशियर्स का नाम याद रख लेना। काराकोरम में आपका बलतोड़ा भी है, काराकोरम में ही दोस्तों आपका बियाफो भी है, यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे बियाफो भी है। बियाफो के अलावा दोस्तों सियाचिन भी है, यहां पे नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, सियाचिन भी है यहां पे। और उसके अलावा तीसरा आपका कौन सा? हिस्पर भी है, हिस्पार भी, हिस्पार ग्लेशियर भी यहाँ पे है। तो ये चारों याद कर लेना। काराकोरम पर्वतमाला में बलतोड़ा ग्लेशियर है, उसके अलावा बलतोड़ा के अलावा आपका बियाफो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर और हिस्पार ग्लेशियर भी है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? चार ऑप्शन है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर असम में है, या महाराष्ट्र में है। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग राइट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर असम में है, या महाराष्ट्र में है? क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटका। बिल्कुल दोस्तों, ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं चारों, इस ऑप्शन में दिए गए जो जलप्रपात हैं इसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात किसका है? अरे माफ कीजिएगा एक सेकंड। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये आपके कर्नाटका में है, याद रख लेना, आपके कर्नाटका में है, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है दोस्तों? इस कर्नाटका में जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कर्नाटक में, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों कुंचिकल। क्या है? कुंचिकल यहाँ पे इस जलप्रपात का नाम है। बच्चों इतना सारा चीज़ रहता है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ी बहुत गलती अगर हो जाती है कभी हमसे तो उसके लिए माफ़ कर दिया करिए, ये उसको माइंड मत किया करिए, ठीक है ना। क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी टीचर हैं, हम भी याद करते हैं सारी चीज़ों को रटते हैं, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये चलता रहता है, ठीक है ना बच्चों। तो इस चीज़ को आप माइंड मत करना। तो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में है, लेकिन नाम क्या है सबसे ऊंचे जलप्रपात का? तो सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम है कुंचिकल। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई है दोस्तों 455 मीटर, ठीक है ना। 455 मीटर में इसकी कुल ऊंचाई है। तो याद रखना तीनों पॉइंट। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटका में है, नाम क्या है? तो इसका नाम है कुंचिकल। ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है, गोदावरी पर स्थित है, या शरावती पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पे स्थित है, कृष्णा पे स्थित है, गोदावरी पे स्थित है, या फिर आपके शरावती पे स्थित है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा शरावती जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, ये जोग जलप्रपात है दोस्तों, ये शरावती नदी पर स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
तो यहां तक हम लोगों ने सॉल्व किया भारत के प्रमुख पहाड़ियों दर्रों के बारे में, ठीक है ना। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे भारत की जलवायु से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। तो भारत की जलवायु से संबंधित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तैयार हो जाइए, एक सेकंड जरा मैं पानी पी लूं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं जलवायु से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है, गुजरात है या मध्य प्रदेश है? क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? सबसे सूखा भाग का मतलब होता है जहां पे वर्षा कम हुआ करती है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इस ऑप्शन के आधार पे आप जान ही चुके हैं, सही आंसर आप लोग बता ही देंगे। किसका राइट आंसर हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान, ठीक है ना। अच्छा, अगर पश्चिमी राजस्थान यहां ना दिया होता, इसकी जगह पे लेह अगर दिया होता तो लेह भी आपका सही आंसर होता, ठीक है ना, क्योंकि लेह भी जो है भारत का सबसे सूखे भागों में से आया करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस देख करके आपको काम करना है। अगर एग्जाम में ऑप्शन में लेह और पश्चिमी राजस्थान ये दोनों ही चीजें अगर दिया हो, तब आप क्या टिक मारोगे? तब ऐसी कंडीशन में आप कोई भी टिक नहीं मारोगे, वहां पे आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही सूखा भाग है और दोनों के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है आपका पश्चिमी राजस्थान, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है, चार ऑप्शन है, विषुवतीय है, मानसूनी है, भूमध्य सागरीय है या महाद्वीपीय है? क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। भारत की जलवायु है, विषुवतीय है, मानसूनी है, भूमध्य सागरीय है या महाद्वीपीय है? क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आंसर करिए। बिल्कुल बिल्कुल, भारत की जो जलवायु है दोस्तों वो मानसूनी है, ठीक है ना। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। और यहाँ पे जो ऋतु का परिवर्तन होता है, जो मौसम का परिवर्तन होता है, यहाँ ऋतु परिवर्तन के साथ साथ वायु की दिशाओं में भी परिवर्तन हुआ करता है। मतलब मौसम बदलेगा तो हवा की डायरेक्शन भी बदला करती है, याद रखना, विंड की डायरेक्शन भी चेंज हुआ करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? किसका प्रभाव नहीं पड़ता है बताना है, ठीक है ना। मानसून का प्रभाव, महासागरीय धाराओं का प्रभाव, भूमध्य रेखा का सानिध्य या फिर हिंद महासागर का अस्तित्व? क्या होगा राइट आंसर इसका? भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? जो थोड़ा सोच के इसका आंसर देना, सोचने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सोच के थोड़ा सा आप इसका आंसर दीजिएगा, आराम से रुक करके थोड़ा समय लीजिए, लेकिन सोच करके आप इसका आंसर दीजिए। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, महासागरीय धाराएं, ठीक है ना। महासागरीय धाराएं, बिल्कुल। भारत की जलवायु दोस्तों, जो ये जो जलवायु भारत की, इस पर प्रत्यक्ष रूप से किसी भी महासागरीय जलधारा का प्रभाव नहीं हुआ करता है। और दोस्तों भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो तमाम कारक हैं, उन कारकों को एक बार कॉपी उठा करके नोट कर लो तो जरा, मैं बताने जा रहा हूं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक मैं बता रहा हूं। पहला कारक लिख लो अक्षांश, पहला कारक लिख लो अक्षांश। दूसरा कारक लिख लो समुद्र से कितनी निकटता है। तीसरा कारक लिख लो मानसून पवनें। चौथा कारण लिख लो दोस्तों उच्चावत, क्या है? उच्चावत। और चौथा कारण लिख लो मिट्टी की प्रकृति, ठीक है ना। चौथा कारण लिख लो मिट्टी की प्रकृति। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, कौन कौन से यहाँ पे कारक है जो भारत की जलवायु प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों उन कारकों में क्या क्या है? अक्षांश है, अक्षांश आ गया, समुद्र से निकटता आ गया, मानसून पवनें आ गई, उच्चावच आ गया और मिट्टी की प्रकृति आ जाती है। लेकिन ये जो ऑप्शन में महासागरीय धाराएं दी हुई है, ये महासागरीय धाराओं से भारत की जलवायु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा करता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। चार ऑप्शन है, गारो, खासी और जयंतीय की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर के पठार में, कोरोमंडल तट पर या फिर मालवा पठार में? क्या होगा इसका राइट आंसर? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है गारो, खासी तथा जयंतीय की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में, कोरोमंडल तट पर या फिर मालवा पठार में? क्या होगा इसका राइट आंसर?
इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका जवाब कर दीजिए, फटाफट सभी लोग इसका जवाब करेंगे, फटाफट से जवाब दीजिए सभी लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा इस क्वेश्चन का वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल तट पर। जी हाँ दोस्तों, जो निर्वर्तित मानसून है, ठीक है ना, निर्वर्तित मानसून बंगाल की खाड़ी से क्या करता है? जल वाष्प को ग्रहण करता है, और ग्रहण करके जितने भी भारत के पूर्वी तटीय भाग हैं, ठीक है ना, पूर्वी, ये ऐसे भारत है हमारा, और ये वाला जो हिस्सा ये पूर्वी तटीय भाग है, ये वाला हिस्सा जो है ये पूर्वी तटीय भाग है। तो पूर्वी तटीय भागों में क्या करता है? वर्षा किया करता है, ठीक है ना। और दोस्तों भारत में शरद ऋतु का मतलब कि जो अक्टूबर नवंबर का महीना है, इस अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून, जो कि जिसको हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना करते हैं, तो ये जो लौटता हुआ मानसून होता है ये तमिलनाडु तट पर यानी कि कोरोमंडल पर लगभग 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा किया करता है, ठीक है ना। और जो आंतरिक भागों की तरफ जैसे जैसे जाती जाएगी, जैसे मतलब जैसे जैसे अंदर जाती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा? इसकी जो ये बरसात की जो क्षमता है, इसकी सेंटीमीटर की जो क्षमता है वो घटती चली जाती है, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं राइट आंसर है। मतलब मैं सारी चीज़ें आपको, मैं इसका एक ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट बताया है मैंने आपको, ठीक है ना, कि जो लौटता हुआ मानसून हुआ करता है, जो निर्वर्तित मानसून हुआ करता है, ये क्या करता है? बंगाली खाड़ी से पूरा वाटर वेपर यानी जल वाष्प को ग्रहण करता है, और ग्रहण करके पूर्वी तटीय भागों में वर्षा कराया करता है, ठीक है ना। और दोस्तों भारत में ये अक्टूबर नवंबर के महीने में जब मानसून लौटता है तो इस लौटते हुए मानसून को हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून भी बोला करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो लौटते हुए मानसून से क्या होता है कि तमिलनाडु तट पर बहुत जबरदस्त वर्षा हुआ करती है, लगभग 60 से 65 सेंटीमीटर में बारिश हुआ करती है। और इसी तमिलनाडु तट पे कहाँ पे होती है? तो कोरोमंडल में वर्षा हुआ करती है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कोरोमंडल तट पर ही अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा हुआ करती है, ठीक है ना। अब कोरोमंडल से जैसे जैसे बारिश अंदर की तरफ जाती जाएगी भारत के आंतरिक भागों में इसकी बरसात की जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा हुआ करती है? तमिलनाडु में होती है, असम में होती है, केरल में होती है, पश्चिम बंगाल में हुआ करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तमिलनाडु में, असम में, केरल में या पश्चिम बंगाल में? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए सभी लोग बताएंगे इसका जल्दी से आंसर, फटाफट सभी लोग इसका जवाब करिए। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा इस क्वेश्चन का वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहां से आती है? वायुमंडल में गर्मी कहां से आती है? सूर्य ताप के कारण आती है, चालन के कारण आता है, विकिरण के कारण आता है, या संवहन के कारण आता है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो इसका आंसर, जल्दी बताइएगा। वायुमंडल में गर्मी कहां से आती है? बिल्कुल वायुमंडल में जो गर्मी आती है विकिरण की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? विकिरण की वजह से वायुमंडल में गर्मी आया करती है, ठीक है ना, याद रखना। चलिए मैं इसको समझाता हूं मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए कि क्या है, आपका सूरज है, ठीक है, सूरज हो गया। अब कलर अलग चूज कर लेता हूं मैं एक मिट्टी के लिए, और ये मान लीजिए आपकी लैंड हो गई पूरी, ठीक है ना। अब सूरज क्या करता है दोस्तों कि सूरज जो है अपनी रोशनी पृथ्वी पर भेजा करता है। तो हम लोगों को लगता है कि सूरज निकला हुआ है, सूरज निकलने की वजह से पृथ्वी गर्म हो रही है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। सूरज जब रोशनी देता है तो पृथ्वी है आपकी, ये पृथ्वी जो है ये सूरज की रोशनी की वजह से पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होने लग जाती है, ठीक है ना, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे पृथ्वी क्या होती है, गर्म होना शुरू होती है, ध्यान देना, गर्म होती है तो पृथ्वी से रेडिएशन निकलना शुरू करता है। क्या निकलना शुरू करता है? पृथ्वी से, जिसको आप लोग ये आम बोलचाल की भाषा में या गांव की भाषा में कहते हो, पृथ्वी से थाह निकल रही है, ठीक है ना। तो पृथ्वी से क्या होता है, ये जो गर्मी होती है रेडिएशन बन करके बाहर आने लग जाती है, ठीक है ना। और यही रेडिएशन क्या करता है, जैसे जैसे हवा के कांटेक्ट में आती है, एयर के कांटेक्ट में आती है, तो जैसे इसमें आती है, जहाँ जैसे मान लो ये एयर है चारों तरफ फैला हुआ है ग्रीन कलर से, तो जैसे जैसे
ये रेडिएशन एयर के कांटेक्ट में आती जाती है ये एयर को गर्म करता जाता है। तो नीचे से निकला तो पहले निचली एयर को गर्म हुई, अब जब हवा नीचे वाली गर्म हो जाती है तो हल्की हवा ऊपर जाती है, तो हल्की हवा ऊपर जाएगी तो भारी वाली हवा नीचे आएगी, तो फिर भारी वाली नीचे, तो फिर भारी वाली गर्म हो गई, फिर ये भी ऊपर गई। तो इस तरीके से हल्की वाली ऊपर जाती है, भारी वाली नीचे आती है। ये प्रोसेस जो है आपका दोस्तों, ये प्रोसेस आपका साइक्लिक फॉर्म में बार बार होता रहता है। ये प्रोसेस साइक्लिक फॉर्म में आपका बार बार होता रहता है। इस वजह से वायुमंडल में जो गर्मी होती है धीरे धीरे जब जैसे तो हवा गर्म होती है तो वायुमंडल भी गर्म होता चला जाता है, ठीक है ना। ये पूरा इसका एक कॉन्सेप्ट है बच्चा, इसको पूरे कॉन्सेप्ट को याद रख लेना। मैंने एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझाने का बस प्रयास किया है, ठीक है ना। बाकी मुझे पता है आप लोगों ने इतना तैयारी कर चुकी होगी, आप लोगों को सब चीज़ें पता होगा, बट फिर भी एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन थोड़ा समझदारों वाला क्वेश्चन है। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि, क्या लिखा है, चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। दूसरा है चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता। तीसरा है वे अपतट पवने हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों के मुकाबले कम बारिश मिला करती थी। क्यों ऐसा होता है जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल है, सारी ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि मानसून के कोरोमंडल तट के समानांतर चलना, पहला कारण, ये पहला कारण है, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या है दोस्तों? दूसरा कारण है चेन्नई का अपेक्षाकृत अधिक गर्म होना, चेन्नई जो है बाकी जगह के मुकाबले अधिक गर्म है, दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि यहाँ पे संघनन की क्रिया जब गर्म होता है, देखो बहुत ज़्यादा गर्म है तो संघनन क्रिया नहीं हो पाती है, ठीक है ना। और तीसरा कारण है कि दोस्तों यहाँ पे जो तटीय पवन हुआ करती है, तटीय पवनों को बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, तो ज़्यादा दूरी तय करने के कारण यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुआ करती है, ठीक है ना। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन हो जाएंगे ये आपके राइट हो जाएंगे। तो यानी इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ताप इतना अधिक है कि पवन ठंडी नहीं हो पाती है, पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती है, या इस क्षेत्र में कोई भी पर्वत नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों रहता है? बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये एक वृष्टि यानी कि छाया क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु के शुष्क रहने का यानी सूखा रहने का प्रमुख कारण है कि इसका वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होना, ठीक है ना। ये तो एक कारण हो गया, और दूसरा इसका कारण है कि तमिलनाडु तट का बंगाल की खाड़ी से मानसूनी पवनों का समानांतर पड़ जाना। तो इन्हीं दोनों कारण की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे, और ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तमिलनाडु अत्यधिक सूखा रहता है दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए, इस चार ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? चार ऑप्शन, अनियमित प्रवृत्ति होती है, वर्धमान प्रवृत्ति होती है, ह्रासमान प्रवृत्ति होती है, चक्रीय प्रवृत्ति होती है। क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा सभी लोग। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल
बिल्कुल दोस्तों, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की जो प्रवृत्ति है दोस्तों, ये कैसी होती है? तो ये ह्रासमान प्रवृत्ति हुआ करती है, ठीक है ना। कैसी होती है? ह्रासमान प्रवृत्ति हुआ करती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। इतना देर तक पेशेंस बनाए तो थोड़ा देर पेशेंस और बना लो, ठीक है ना। थोड़ा देर बस 2 मिनट और सुन लो मुझे जरा, ठीक है ना। थोड़ा 2 मिनट और बर्दाश्त कर लो सर को, कि सर पका डाले हैं आपने। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उसके अलावा उत्कमंडलम, या फिर मसीनराम, या फिर इसको हम लोग मौसीन राम भी बोला करते हैं, ठीक है ना। मौसी राम नहीं बोलना, मौसीन राम है, ठीक है, याद रख लेना। बहुत सारे ऑफलाइन बैच जब पढ़ाते हैं तो बच्चे बड़े कलाकार होते हैं, जब उनको बताओ कि बेटा लिखो मसीन राम या फिर मौसीन राम इसका नाम है, तो पहले मजा लेंगे, कहेंगे नहीं मौसीन राम नहीं, मौसी राम बताओ, ठीक है ना। एक ठो गधा हुआ तो मौसी राम ही लिखा हुआ था, तो ऐसी गलती नहीं करना है, मौसीन राम है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? महाबलेश्वर है, चिरापुंजी है, और उत्कमंडलम है, या फिर मसीन राम है, या फिर तुम आप लोगों की प्यारी मौसी राम या मौसीन राम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तुरंत बताइए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी समझ गए हो, बहुत समझ गए हो कि मौसी से आप लोगों को बड़ा प्यार है, तो यहां पे मौसीन राम इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, स्टडी जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जामिनर का बहुत ही चाहने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही चहेता क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं एग्जामिनर की साली या फिर हम लोगों की मौसी, मौसीन राम भारत की सबसे आर्द्र स्थान है, ठीक है ना। चलो तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना, ठीक है ना, कि भारत के सबसे अधिक आर्द्र स्थल कहाँ है? मेघालय के पूर्वीय खासी पहाड़ी जिले में अवस्थित मसीन राम है, ठीक है ना, याद रख लेना। अच्छा ये बता दे रहा हूं कहां पे है, फिर तो बता दे रहा हूं, भारत की सबसे अधिक आर्द्र स्थल है, ये कहां पे है? तो मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित है, ठीक है ना, याद रख लेना। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा बहुत बर्दाश्त के लिए, अब हमको एक आखिरी क्वेश्चन और इसका जवाब दे दो, फिर उसके बाद में कल के सेशन में मिलेंगे, ठीक है ना। कल हम आपको 2 बजे वाले सेशन में उत्तर प्रदेश बजट के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो उसको जरूर देख लेना, और कोविड-19 वाला बताने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें जबरदस्त बनेगा। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का बजट, और कोविड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय बहुत जोरों शोर पर कोविड चल रहा है हर जगह पे, ठीक है ना। तो पढ़ लेना जरूर, कल 2 बजे वाला सेशन बहुत ही दमदार होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मेघालय है, कश्मीर में लेह है, कोरोमंडल तट है, या कोंकण तट है? अब ये तो बता ही दोगे बड़े ही आराम से कि वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश किसमें होती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां पे होती है उसको हम लोग शुष्क क्षेत्रों में रखते हैं। और मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, पश्चिमी राजस्थान वाला क्वेश्चन कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि दूसरा क्या हो सकता है सही आंसर, तो बता ही दोगे आप लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर में लेह है। कश्मीर में लेह क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? कश्मीर में लेह है, ठीक है ना। अच्छा कश्मीर में लेह अगर नहीं दिया होता तो तब क्या ऑप्शन मारोगे सही? तब मारोगे पश्चिमी राजस्थान। अच्छा अगर पश्चिमी राजस्थान भी नहीं दिया हुआ है तो फिर कच्छ मारना, क्योंकि कच्छ में भी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, ठीक है ना। कच्छ भी अगर नहीं दिया है तो सौराष्ट्र दिया होगा। क्या दिया होगा? सौराष्ट्र तट दिया होगा, यहां भी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हुआ करती है, ठीक है ना। और अगर सौराष्ट्र भी नहीं दिया हुआ है तो लिख लो तमिलनाडु के क्या? तमिलनाडु के रॉयल सीमा क्षेत्र, तमिलनाडु के रॉयल सीमा क्षेत्र। एग्जामिनर का बुद्धि खराब हो जाएगी, एग्जामिनर सोचे तो क्वेश्चन कहां से बनाएगा, वो जहां से क्वेश्चन बनाएगा हर उस पॉइंट को तो हम उठा के यहीं पे पटक रहे हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन कौन सा है भारत में? तो कश्मीर का लेह है, पश्चिमी राजस्थान है, कच्छ है, सौराष्ट्र तट है, और तमिलनाडु की रॉयल सीमा क्षेत्र है, ठीक है ना। चारों पांचों पॉइंट को कॉपिया में नोट कर लो, एक बार रट्टा मार लेना, है ना। एग्जामिनर को पूछने दो, एग्जामिनर परेशान हो जाएगा, पूछने दो, समझ नहीं पाएगा कि बच्चा पढ़ कहां से रहा है। बता देना, कोई भी पूछेगा तैयारी कहां से की हो, बता देना IQ मेंटोर से तैयारी किया है हमने, गुरुजी ने हमारी तैयारी कराई है, गुरुजी ने हमको प्रसाद दिया है,
ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट को उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिखा होगा, नोट किया होगा, बहुत मजा आया होगा। इतने देर तक सेशन साथ रुके रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही गजब का पेशेंस लेवल है, मानना पड़ेगा आपको, वरना ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में भी इतना देर तक बच्चे इतने पेशेंसली नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो याद रखना आपकी ये मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात तो जान लो कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो क्या करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे, IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड। वहां आपको ले जाओ, बल भर पीडीएफ देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ऐसे पीडीएफ देता हूं। पढ़ने का बस आप जज्बा रखो, पढ़ा तो मैं इतना दूंगा आप लोगों को कि आईएएस भी क्रैक कर दोगे, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों कोई अन्य सवाल या कोई अन्य क्वेरी है, या फिर मान लो मेरे से मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, आप किसी कोचिंग का पेड कोर्स खरीदना चाहते हो, तो भी व्हाट्सएप पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मुझे मैसेज कर देना। इंडिया की कोई भी प्रतिष्ठित कोचिंग होगी, मैं उसमें आप लोगों को लगभग 70 से 80% डिस्काउंट में आपको सारे कोर्स दिलवा दूंगा, ठीक है ना। तो अगर पढ़ना भी चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। शेयर करना बिल्कुल ना भूले, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब मार के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, भर भर के तारीफ लिखना, गालियां नहीं लिखने लगे आना, ठीक है ना। उसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। कल 2 बजे वाला जो सेशन है मैं पहले बता दे रहा हूं, उसमें उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ाऊंगा और कोविड के बारे में बताने वाला हूं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है, क्या क्या कोविड से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको कवर कराने वाला हूं। कल यूपी स्पेशल के लिए तैयार हो जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जान लेना 5 नंबर का क्वेश्चन कल फंसाने वाला हूं इस कल के सेशन से, इसलिए कल 2 बजे टाइमली जुड़ जाना सभी लोग, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो का गैप हो चुका है मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो अब टाइम कम है, वीडियो को थोड़ा लंबा लंबा खींचेंगे ताकि कम टाइम में सब चीज़ों आपको तैयार हम करवा दें, ठीक है ना भाई। वादा किया है तो आपको अच्छे अंक दिलाने का, 90 से 90 या उससे ज़्यादा अंक दिलाने का 100 में से, तो फिर वादा तो निभाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए बस एक सीट मुझे चाहिए, वो भी आपकी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, ख्याल रखिए अपना, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।